आपको तो ट्विटर पर भी बड़ा वो किया, ट्रोल किया जाता है, आपके स्क्रीनशॉट करके आपको सर्कल करके किया जाता है। ये कौन है? एक तस्वीर भी वायरल हुई देवेंद्र राणा के साथ गले मिलते हुए। ये चल क्या रहा है? ये देखिए, मेरी बात सुनिए, ये लोग बड़े मूर्ख किस्म के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसे मैं रविंद्र राणा जी के बारे में बोलता हूँ, वो मेरा पॉलिटिकल अपना एक आइडियोलॉजी है। मैं आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलता हूँ, विचारधारा के खिलाफ बोलता हूँ। इसका क्या मतलब रविंद्र राणा जी या देवेंद्र राणा जी मेरे सामने आएंगे और मैं पागलों की तरह पत्थर उठा के कहने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मौका क्यों दे रहे हैं? ये सरकार तो बच्चों के बीच में जंग बना रही है। मैं जेन्युइन एस्पिरेंट से कहता हूँ, आ जाइए। आप कहते हो ना मैं साथ नहीं देता, आ जाइए आप एप्टेक के खिलाफ गोली मारिए, जो ये बच्चे हैं या वो बच्चे हैं, आप आ जाइए। एक धरना देते हैं एलजी साहब के सामने कि हम सब भी यही चाहते हैं, और मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ आ जाइए। एक धरना देते हैं, बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड जो एप्टेक है उसको बाहर करिए, हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। महीने 1.5 महीने के अंदर एग्जाम लीजिए, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन से टूट चुके हैं। आपने देखा होगा जब JKSSB का मसला हुआ, बच्चे ने क्या बोला, निसार नाम है लड़के शायद जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उसने कहा मुझे तख्त पे लटका दीजिए या सूली पे टांग दीजिए, जीवल चौक में सूली में टांग दीजिए, लाल चौक में। अगर मैं गलत होता हूँ CBI के साथ मुझे बिठाइए, 24 घंटे में ये मसला हल होगा, नहीं तो मुझे फांसी की सजा। छोटे से करिंदे होते ना कोई, कि छोटे छोटे लोगों का मसला होता, तो मेरे ख्याल से आज तक ये सब कुछ हो गया होता। ये शक पड़ता है कि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो फंसते हैं, इसलिए इन पे कार्रवाई अक्षरों में मदरा फॉल स्कैम लिखा जाएगा ना। अगर कोई इसकी इंक्वायरी करवा देगा, कोई भी करवा देगा, तो वो उसका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम को कोई भी इसको पकड़ नहीं पाया। लोगों को 10 साल बड़ा अरसा होता है, इन लोगों को कोई शिकंजे में कस नहीं पाया। फलाना बंदा था जिसने इस स्कैम को उजागर किया, इसको लोगों को पकड़ा और इस मदर ऑफ ऑल स्कैम को खत्म कर दिया, वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। मैं तो एलजी साहब से सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा कि एलजी साहब, अगर ये स्कैम घोटाले, ये जितने भी लोग हैं, अगर आप इनको सलाखों के पीछे करके जाते हो, ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं इनको जड़ से सफाया करके जाते हो इन धांधलियों का, तो मेरी बात सुनिए एलजी साहब, जब आप चले जाओगे, जैसे जगमोहन जी हमारे गवर्नर थे, जब 90s में हालात खराब हुए तो उन्होंने स्टेट को संभाला था, लेकिन जगमोहन जी को आज भी लोग जम्मू में याद करते हैं। जो भी सही देशभक्त होंगे वो जगमोहन जी का नाम आज भी लेते हैं, और मेरे ख्याल से जगमोहन जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको सराहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे काम करके गए हैं। तो मैं भी एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, वो तो मिलिटेंसी से लड़के गए, आप इन धांधलियों से, इन भ्रष्टाचारियों से लड़के जाइए ना, खत्म करके जाइए ना, तो कोई नहीं, 5-10 साल के बाद हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी जो भी होंगे वो भी कहेंगे एक एलजी साहब थे मनोज सिन्हा जी, उस वक्त भ्रष्टाचार अपनी पीक पे था, और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ही उस भ्रष्टाचार को खत्म किया था। ऐसे थे हमारे एलजी मनोज। यहाँ पे आ रही है कि जम्मू कश्मीर को आप दिल्ली समझते हो, चंडीगढ़ समझते हो, जिनके साथ आप बार बार मिला देते हो। बच्चे हमारे सड़कों पे हैं, नौकरियों के लिए रो रहे हैं, PHE वाले रो रहे हैं, डेली वेजेस यहाँ पे हैं, 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार तनख्वाह नहीं लेते, और फिर आप उसको चंडीगढ़ स्टाइल में मिला देते हो। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। प्रॉपर्टी टैक्स अभी के लिए हम नहीं दे सकते, सीधी टैक्स बढ़ा दिया, छोड़ा क्या, आपने बिजली का टैक्स बढ़ा दिया, आपने कमर्शियल रेजिडेंट हर जगह का टैक्स बढ़ा रहे हो। मतलब आप लूटने आए हो हमें बंधुआ मजदूर बना, हमें हमारी असेंबली वापस दीजिए, हमें हमारे नुमाइंदे वापस दीजिए। इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा, उस पे क्यों शर्म आती है? लेकिन बिजली देना क्या है? बिजली का टैक्स, कमर्शियल टैक्स, रेजिडेंशियल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, एवरी टैक्स देना है, नहीं देनी है, वो नहीं देनी है। तो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, देखते हैं आप क्या। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कम तकलीफ होगी, जम्मू वाले ज्यादा पिस रहे हैं, लेकिन जम्मू वालों की मजबूरी पता क्या है? बोल नहीं सकते, बोलना नहीं है। तो ऐसे एलजी साहब कुछ नहीं देंगे, आप क्यों नहीं लेते वो मेरे से का फायदा? ये लोग जो मूर्ख बनाते हैं इनको मैं समझा देना चाहता हूँ, बात करनी है स्टेट की बात करो, बात करनी है अपनी असेंबली की बात करो, हमारे हक हकूक हमारे पास हो, उसकी बात क्यों नहीं करते? और ये फायर एंड इमरजेंसी का जो स्कैम है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं, बढ़ने वाली है। अगर आगे कुछ होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। एक ऐसा व्यक्ति किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है, पर जहां पर भी जनता का, युवाओं का मुद्दा हो, कूद जाते हैं बीच में, क्या होगा क्या नहीं उसकी परवाह नहीं। शुरू से जब प्रदर्शन करते थे, ये जो इनके बाल और दाढ़ी देख रहे हैं, ये काली होती थी, आज ये भी सफ़ेदी में लिपट रही है। इतनी मेहनत करते हैं, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है सतवीर सिंह मनाज, JKSSB एस्पिरेंट के साथ इन्होंने दिन रात एक किया। और कई बार लोगों ने ये भी कहा कि ऐसे ही बीच में कूद पड़ते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, पर इन्होंने साथ नहीं छोड़ा, इन्होंने कटाक्ष की परवाह नहीं की, मुद्दे को लेकर चले, और अल्टीमेटली हुआ कि जो एग्ज़ाम थे वो डेफर किए गए कुछ देर के लिए।
चलिए जानते हैं और भी मुद्दों को, प्रॉपर्टी टैक्स पर बात करें। और सबसे बड़ा घोटाला शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास में सुनहरी अफजों में लिखा जाएगा, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। जेकेएसएसबी को एपटेक को लेकर थोड़ी देर ही प्रदर्शन हुआ तो किस तरह से एग्जाम्स को डेफर किया गया। पर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें, पूरे पुलंदे यानी कि सबूतों के साथ एलजी महोदय तक पहुंच चुके हैं। पर उन्होंने कहा था, टाइम लिया था 3 महीने का, अब कई महीने हो गए, अभी तक कोई भी उसका रिजल्ट नहीं हो। क्या क्या कमियां कहाँ पर है? क्या एस्पिरेंट सामने खुलकर नहीं आ रहे या उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे? सतवीर जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी जी। और जो आज आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया उसके लिए ज़्यादा शुक्रिया जी, सच्ची में मानते हो ना कि आपने बड़ी मेहनत की है? दाढ़ी पहले काली थी, अब बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। देखिए मेरा जो ज़िंदगी का रूटीन है वो यही है, ये बच्चे, ये युवा, यही है। जो भी हो, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन मुझे दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये देखना है कि बच्चों को इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है। अगर मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन मैं उनके लिए कूद जाना है, आग में कूद जाना है। आग में कूद जाना है, उसके बाद क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन इंसाफ मिले या ना मिले, कम से कम मुझे तसल्ली तो मिलती है ना। और जिनको ये काम करना चाहिए वो घरों में बैठे हैं, एसी के कमरों में बैठे हैं, चाहे वो विपक्ष हो हमारा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो। आपको तो ट्विटर पर भी बड़ा वो किया, ट्रोल किया जाता है, आपके स्क्रीनशॉट करके आपको सर्कल करके किया जाता है। ये कौन है? एक तस्वीर भी वायरल हुई देवेंद्र राणा के साथ गले मिलते हुए, ये चल क्या रहा है? ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये लोग बड़े मूर्ख किस्म के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि जैसे मैं रविंद्र राणा जी के बारे में बोलता हूँ, वो मेरा पॉलिटिकल अपना एक आइडियालॉजी है। मैं आइडियालॉजी के खिलाफ बोलता हूँ, विचारधारा के खिलाफ बोलता हूँ। इसका क्या मतलब रविंद्र राणा जी या देवेंद्र राणा जी मेरे सामने आएंगे और मैं पागलों की तरह पत्थर उठा के मारूंगा उनको? वो मेरे रिलेशन में तो मेरे बड़े भाई हैं, वो उनकी मैं पूरा मान सम्मान करता हूँ। यही तो राजनीति की खूबसूरती है, यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये लोग जो ये सोचते हैं कि नहीं जी ये अगर ऐसे बोलता तो उनके सामने भी ऐसा रहना चाहिए, जनाब ऐसा कुछ नहीं होता। काम मिलकर ही करने होते हैं, हम सिर्फ उनको आईना दिखाते हैं, वो दिखाते रहेंगे। रिश्ते में बड़े भाई हैं बेशक, लेकिन आईना दिखाएंगे जब गलत होगा। इसका मतलब गलत बोलना बंद कर दें तो फिर तो यहाँ पे पाप हो जाएगा, कोई बोलना बंद कर दे। एस्पिरेंट्स की बात करें तो 2 गुट बट गए हैं। हमने देखा कि 2 गुटों में हो गया है। एक एस्पिरेंट्स वो है जो नाराज़ है कि एग्जाम्स डेफर नहीं होने चाहिए। एक वो एस्पिरेंट जो सड़कों पर उतरे थे, जिसके चलते हर सियासी पार्टी के नेता ने साथ दिया, समाजी लोगों ने साथ दिया, आप भी साथ थे, और उन्होंने कहा कि एग्जाम्स एपटेक कंपनी के माध्यम से चल कर रहा है। ये भी थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है। देखिए पहली बात सुनाना चाहता हूँ, अगर कोई जेन्युइन एस्पिरेंट है तो मैं चाहता हूँ उसका अगर वक्त बर्बाद हो रहा है, सबसे गलत बात हो ही रही है। अगर कोई जेन्युइन एस्पिरेंट का वक्त बर्बाद हो रहा है, वो भी मेरी तरह दाढ़ी सफ़ेद करा, उम्र उसकी बढ़ती जा रही है, वक्त बर्बाद हो रहा है, बड़ी गलत बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी सुन रहा हूँ, आपने जो देखा, ये नहीं मैं कहूँगा मैंने देखा, मुझे ट्विटर पे मैसेज भी आए कि ये क्या कर रहे हो आप, हमारे फेवर में कहो। मैं उनके फेवर में ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमने लड़ाई लड़ी है, हमने एपटेक के खिलाफ लड़ी है, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हमने उसके खिलाफ लड़ी है, हमने जेन्युइन एस्पिरेंट के खिलाफ नहीं लड़ी। तो आप सब भी मिलकर एक ही बात करिए कि हमें एग्जाम एपटेक से नहीं देना है। गो बैक एपटेक गो बैक। वो बात वो कर नहीं रहे कि एपटेक गो बैक। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बैठे हैं ये तादाद में ज़्यादा है और ये अपना गैंग है, ये गैंग बात मनवा लेता है। ये चीज़ गलत है। बच्चे एक दूसरे पे कटाक्ष करें, ये चीज़ गलत है। अगर वो बाहर आते, वो बोलते सरकार को, एलजी साहब को, कि एलजी साहब ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी रखी ही क्यों है, जिसकी वजह से इतना पंगा बना, इतना हंगामा हुआ, हमें भी परेशानी बन रही है, हमारा वक्त बर्बाद हो रहा है। तो एलजी साहब एक काम करिए, एपटेक को बाहर किए, क्योंकि सभी ये रो रहे हैं ना, एपटेक के खिलाफ रो रहे हैं, सभी एपटेक को रो रहे हैं। सीधे बोलिए इनकी डिमांड है एपटेक को बाहर करो, एपटेक को बाहर करो, सरकारी तंत्र हमारा एग्जाम ले और जल्द से जल्द एग्जाम ले, फिर उसके बाद हम उनके साथ बैठते तो आप कह सकते थे कि ये उन गलत लोगों का साथ दे रहे हैं। और मेरी बात सुनिए, चोरी करी हो, चोर पकड़ा जाए तो एक बार चोर का टैग लग गया, कोई ब्लैक लिस्टेड है टैग लग गया, यकीन नहीं है तो नहीं है। अब ये नहीं है जिसके कम मार्क्स हैं वो ये नहीं कह सकता ये गलत है। जो गलत है उसको सभी, कमज़ोर भी गलत कहेगा, सही भी गलत कहेगा। लेकिन आप गलत कहने का मौका क्यों दे रहे हैं? आप ब्लैक लिस्टेड कंपनी को मौका क्यों दे रहे हैं? ये सरकार तो बच्चों के बीच में जंग बना रही है। मैं जेन्युइन एस्पिरेंट से कहता हूँ, आ जाइए। आप कहते हो ना मैं साथ नहीं देता, आ जाइए आप एपटेक के खिलाफ गोली मारिए, जो ये बच्चे हैं या वो बच्चे हैं, आप आ जाइए। एक धरना देते हैं एलजी साहब के सामने कि हम सब भी यही चाहते हैं, और मैं उन बच्चों को भी कहता हूँ आ जाइए, एक धरना देते हैं, बोलते हैं ब्लैक लिस्टेड जो एपटेक है उसको बाहर करिए, हम एग्जाम के लिए तैयार हैं। महीने 1.5 महीने के अंदर एग्जाम लीजिए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन एग्जाम लीजिए, उसके बाद कोई बोलेगा तो बात है। अगर कोई आप कहेंगे ब्लैक लिस्टेड कंपनी, उसका समर्थन करना है, हम नहीं कर सकते। आप ये बात करके दबे अल्फाजों में आप भी जेकेएसएसबी की तरह ही बयान दे रहे हो।
चलिए अब बात करते हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की। वो एक्सपीरियंस के साथ भी आपको ही हमने खड़ा देखा कि उन्होंने कहा था कि एलजी महोदय जल्दी इस पर एक कमेटी का गठन भी किया, जल्दी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट भी की है या नहीं ये नहीं हमें पता, फिलहाल उन्होंने कहा रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, पर काफ़ी समय हो गया, वो तो पूरा थाली में परोस कर दिए हैं सबूत। देखिए एलजी साहब कहते हैं कि बड़े से बड़ा मगरमच्छ होगा, कोई भी होगा मैं नहीं छोड़ूंगा। वो कर भी रहे हैं, ये कर भी आप- रहे हैं, कर भी रहे हैं। और इनको 1 महीने का वक्त मिला था, 12 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट करनी थी। बच्चों को आस हो गई, फोन आए कि नहीं मनाज साहब एलजी साहब ने हमारी बड़े अच्छे से बात सुनी है, आर.के. गोयल साहब ने, और ये महीने के अंदर काम होगा। मतलब इतनी पॉजिटिवनेस 10 साल के बाद मैंने देखी, लेकिन अब 3 महीने हो गए, वो बच्चे अंदर से टूट चुके हैं। आपने देखा होगा जब JKSSB का मसला, वो बच्चे ने क्या बोला, निसार नाम है लड़के शायद जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उसने कहा मुझे तख्त पे लटका दीजिए या सूली पे टांग दीजिए, जीवल चौक में सूली में टांग दीजिए, लाल चौक में, अगर मैं गलत होता हूँ CBI के साथ मुझे बिठाइए, 24 घंटे में ये मसला हल होगा, नहीं तो मुझे फांसी की सजा दे दो। कोई ऐसे बोलता है? कोई अपनी जान देना चाहता है? कोई जान दे सकता है? मतलब बच्चे इस हद तक पहुंच गए, इतने मजबूर हो चुके हैं, और आज तक रिपोर्ट नहीं सबमिट हो रही। क्यों नहीं हो रही? किसका प्रेशर है? क्यों नहीं बताया जा रहा? कहा जा कि अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक पहला ऐसा स्कैम होगा कि जिसे पूरी स्कैम्स का मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है, और अगर ये स्कैम्स एक्सपोज होता है तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के नाम भी हो सकते हैं। बड़े बड़े लोगों के नाम होंगे, फिर रुक क्यों रहा है? मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये छोटे से करिंदे होते ना, कोई कि छोटे छोटे लोगों का मसला होता, तो मेरे ख्याल से आज तक ये सब कुछ हो गया होता। ये शक पड़ता है कि बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, वो फंसते हैं, इसलिए इन पे कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए गोयल साहब इनको रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहे। लेकिन मैं गोयल साहब से कहना चाहता हूँ, आपने जिस संविधान की कसम ली है, ईमानदारी से आपने सबको डरना तो होता नहीं, क्योंकि आप जो अच्छे लोग हैं वो कभी भी डर नहीं देखते, वो अपना फर्ज देखते। उनका फर्ज ये बनता है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए, क्योंकि वो बच्चे आज इतने डिप्रेस्ड हैं, वो कहते हैं कि हम मतलब ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते, हमें तो लगता है इंसान मिलेगा नहीं जन्म में। इस सुनहरे अक्षरों में मदर ऑफ ऑल स्कैम लिखा जाएगा ना, अगर कोई इसकी इंक्वायरी करवा देगा, कोई भी करवा देगा, तो वो उसका नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि मदर ऑफ ऑल स्कैम को कोई भी इसको पकड़ नहीं पाया, लोगों को 10 साल बड़ा अरसा होता है, इन लोगों को कोई शिकंजे में कस नहीं पाया। फलाना बंदा था जिसने इस स्कैम को उजागर किया, इसको लोगों को पकड़ा और इस मदर ऑफ ऑल स्कैम को खत्म कर दिया, वो भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज तक बच्चे आवाज भी नहीं उठा रहे थे कि ना कि उन्हें मायूसी होगी थी, पर एलजी महोदय ने जिस तरह से घोटाला JKPSI कहा गया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, अगर जिस तरह से सामना उन घोटालाकारियों पर कार्रवाई भी की, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद बनी। तो आप मानते हैं एलजी जो है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्रांसपेरेंसी इज अवर टॉप प्रायोरिटी और घोटालाकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे समय बेशक लगेगा, जल्दी से जल्दी ये भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए भी कोई ना कोई ऐसे लोगों पर शिकंजा जरूर कसे जो इस सारे स्कैम स्कैंडल में इन्वॉल्व होंगे। मैं तो एलजी साहब से सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि एलजी साहब, अगर ये स्कैम घोटाले, ये जितने भी लोग हैं, अगर आप इनको सलाखों के पीछे करके जाते हो, ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं इनको जड़ से सफाया करके जाते हो इन धांधलियों का, तो मेरी बात सुनिए एलजी साहब, जब आप चले जाओगे, जैसे जगमोहन जी हमारे गवर्नर थे, जब 90s में हालात ख़राब हुए तो उन्होंने स्टेट को संभाला था, लेकिन जगमोहन जी को आज भी लोग जम्मू में याद करते हैं, जो भी सही देशभक्त होंगे वो जगमोहन जी का नाम आज भी लेते हैं। और मेरे ख्याल से जगमोहन जी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनको सराहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे काम करके गए हैं। तो मैं भी एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, वो तो मिलिटेंसी से लड़के गए, आप इन धांधलियों से, इन भ्रष्टाचारियों से लड़के जाइए ना, इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करके जाइए ना, तो कोई नहीं 5-10 साल के बाद हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी जो भी होंगे वो भी कहेंगे एक एलजी साहब थे मनोज सिन्हा जी, उस वक्त भ्रष्टाचार अपनी पीक पे था और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ही उस भ्रष्टाचार को खत्म किया था। ऐसे थे हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब। हम तो ये चाहते हैं, हमें कोई शौक थोड़ा है कि आके यहाँ पे एलजी के खिलाफ नारे लगाएं या किसी पार्टी के खिलाफ नारे लगाएं। सवाल समय की कमी रहती है, एक आखिरी सवाल प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कुछ दिन पहले उनके आवास पर मीटिंग हुई थी जम्मू में, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली को कुछ करेंगे। आज एक बड़ी बैठक है जिसमें 13 अन्य पार्टी के नेता और संगठन के भी लोग वहां मौजूद हैं, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी बात होगी। आप किस तरह से लेते हैं कि अब 1 अप्रैल तो कुछ ही दिन के बाद है, यानी 1 अप्रैल से ये प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो जाएगा, तो क्या लगता है प्रशासन और सरकार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस आदेश को वापस ले सकती है? नहीं, एलजी साहब चाहे तो ले ही सकते हैं, लेकिन ले क्यों नहीं रहे मुझे ये समझ नहीं आ रही। और क्या कर रहे हैं हमारे नेता लोग? मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान सुने कि नहीं लेना चाहिए, तो उसके बावजूद क्या कर रहा है प्रशासन? तो मैं तो कल हंसी की बात यह है कि हम तो खिलाफत करते हैं, कल गाड़ी में FM लगा हुआ था, उसमें
वो 92.7 है, उसमें खूबियाँ बताई जा रही थी प्रॉपर्टी टैक्स की, तो मुझे हंसी भी आ रही थी। नहीं, कहा तो जा रहा है कि डेवलपमेंट होगी, ये पैसा जनता की वेलफेयर के लिए लगेगा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से, अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है तो फिर आपत्ति कहाँ आ रही है? आपत्ति यहाँ पे आ रही है कि जम्मू कश्मीर को आप दिल्ली समझते हो, चंडीगढ़ समझते हो, जिनके साथ आप बार बार मिला देते हो। बच्चे हमारे सड़कों पे हैं, नौकरियों के लिए रो रहे हैं, पीएचई वाले रो रहे हैं, डेली वेजेस यहाँ पे हैं, 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार तनख्वाह नहीं लेते, और फिर आप उसको चंडीगढ़ स्टाइल में मिला देते हो। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। प्रॉपर्टी टैक्स अभी के लिए हम नहीं दे सकते, सीधी सी बात है। आगे आपने टोल टैक्स बढ़ा दिया, छोड़ा क्या, आपने बिजली का टैक्स बढ़ा दिया, आपने कमर्शियल रेजिडेंट हर जगह का टैक्स बढ़ा रहे हो। मतलब आप लूटने आए हो, हमें बंधुआ मजदूर बनाने आए हो। कम से कम हमें अपने पैरों पे तो खड़े होने दो। जिस दिन होगा ना कि हर युवा की, हर बंदे की 1 लाख से सैलरी ज्यादा होगी, तो हम आपको टैक्स देंगे। उस चीज पे तो कोई काम हो नहीं रहा, सिर्फ सपने दिखा रहे हैं दिल्ली के, और मिल रहे हैं खड्डों पे खड्डे, और कह रहे हैं हमें प्रॉपर्टी टैक्स दो। बिजली का टैक्स बढ़ गया, अभी तो लोग सड़कों पे आएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ अभी भी सुधर जाइए, ये सब फैसले वापस ले लीजिए। जब हमारी नुमाइंदगी होगी, हमारे लोग होंगे, हम अपने तरीके से बात रख सकेंगे, तो बात है। पहले हमें जो देना है ना, अगर देने का इतना ही है कि जम्मू वालों को कुछ देना है, तो हमें हमारी स्टेट वापस दीजिए, हमें हमारी असेंबली वापस दीजिए, हमें हमारे नुमाइंदे वापस दीजिए। इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा, उस पे क्यों शर्म आती है? लेकिन बिजली देना क्या है? बिजली का टैक्स, कमर्शियल टैक्स, रेजिडेंशियल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स, एवरी टैक्स देना ये है। लेकिन हमारी स्टेट नहीं देनी है, वो नहीं देनी, वो नहीं देनी है। गए तो हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, देखते हैं आप क्या। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला क्या? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कम तकलीफ होगी, जम्मू वाले ज्यादा पिस रहे हैं। लेकिन जम्मू वालों की मजबूरी पता क्या है? बोल नहीं सकते, बोलना नहीं है। तो ऐसे एलजी साहब कुछ नहीं देंगे आप आपको। जो है बोलने के लिए, हम है ना, हम बोलते हैं ना, हमें देख के किसी के जज्बात, चेहरे को मैं कह रहा हूँ ना, हमें देख के किसी के जज्बात भी नहीं जागते। राजा तो हमारा ही था ना, डोगरा रूलर था ना, डोगरों के जज्बात नहीं जागते। स्टेट तोड़ दी, वो नहीं बोलते डोगरे। प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं बोलते, गिनाने आते हैं शाम को घर में, देखिए इसके इतने फायदे होंगे। भाई जिन जिनको फायदा हो रहा है, पहले एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, उनकी लिस्ट बनाइए जिनको फायदा है इन सबका, उन सबसे हमारे हिस्से का भी टैक्स ले लीजिए, फिर उनको भी तकलीफ होगी। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है दिखाने के लिए। फायदा तो है, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने फायदा नहीं लेना है। भाई तुम मेरे हिस्से का फायदा है वो ले ले, क्यों नहीं लेते वो मेरे हिस्से का फायदा? ये लोग जो मूर्ख बनाते हैं, इनको मैं समझा देना चाहता हूँ। बात करनी है स्टेट की बात करो, बात करनी है अपनी असेंबली की बात करो, हमारे हक हकूक हमारे पास हो, उसकी बात क्यों नहीं करते? और ये फायर एंड इमरजेंसी का जो स्कैम है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं, बढ़ने वाली है। अगर आगे कुछ होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। आप भी यानी फिर से आप उनके साथ ही खड़े दिखेंगे? फिर से क्या, सब आपने खुद कहा, मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ, हर जगह फिट हो जाते हैं। फिट हो जाता हूँ, घुस नहीं जाते, घुसने वालों को बाहर निकालते हैं। वो आपने भारतीय जनता पार्टी में भी लीडर देखे होंगे। फिट होना अलग चीज होती है और घुसना अलग चीज होती है। आई एम फिट फॉर एवरीवन। थैंक यू। ये मैं बता देना चाहता ये हूं। थे हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हास जी, जिन्होंने कहा है कि आप टैक्स पे टैक्स जनता पर थोपे जा रहे हैं। यानी इनका कहना है हम देने के लिए तैयार है। पहले सबसे पहले आप हमारी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा, स्टेटहुड का दर्जा तो वापस दीजिए, असेंबली इलेक्शन तो होने दीजिए, जो भी आदेश होगा हमारे सर माथे पर होगा। पर तब तक इस तरह से जनता पर जो टैक्स टेररिज्म की मार पड़ रही है वो कतई मंजूर नहीं। और साथ ही साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई है कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की सारी डिटेल्स आपके पास हैं। एलजी महोदय, आपसे युवा अब उम्मीद रखते हैं। एलजी महोदय, आपकी बातों पर युवा यकीन करते हैं। जो आपने कहा है बेगुनाह को छोड़ेंगे नहीं, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं, ये हर एक की जुबान का आपका ये फिक्र है। और वाकई कहीं ना कहीं वो फिक्रा सत्य साबित भी हो रहा है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब एक उम्मीद है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, और हिस्ट्री में आपका नाम भी सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। अगर 10 साल से पहला घोटाला, आज अगर उन घोटालाकारियों पर आप शिकंजा कसते हैं या उन लोग घोटालाकारियों को एक्सपोज करते हैं, तो वाकई जम्मू के नहीं बल्कि कश्मीर के यूथ का भी आप पर जो भरोसा है वो और पुख्ता हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लगता है आगे कितनी और देर में एलजी मनोज सिन्हा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज पर भी इंक्वायरी इनिशिएट करवाते हैं या नहीं, आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए से हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।